हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग मज़े में ही होंगे। देखो, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने ये जे डबल की जो सीरीज़ है उसमें कुछ आगे किया नहीं है, बिकॉज सम ऑफ द रीजंस आर देयर। तो एक काम करते हैं, आज हम लोग वापस वही सीरीज स्टार्ट करते हैं कि जे डबल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बराबर है। तो थोड़ा सा मोबाइल में यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, तो आई एम मेकिंग सम वीडियोस इन द लैपटॉप ऑल्सो। ओके। तो चलिए, आपको मजा आएगा। इट इज़ अनदर मेथड और अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे। उसमें क्या था कि वहाँ पर क्वेश्चन मुझे लिखने पड़ रहे थे, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको देना पड़ रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और साथ में मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये अमेजिंग सेशन होने वाला है। बराबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो जे डबल एडवांस में पूछे जाते हैं। तो याद कीजिए, जब जे डबल में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था, उसके अंदर जे डबल एडवांस का ही वो वीडियो था जिसके अंदर हमने 1 to 16 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब हम लोग यहाँ पर जो कवर करने जा रहे हैं वो नए वीडियो से, जिसके अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जे डबल के अंदर यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 117 वाला जो क्वेश्चन है कि द ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज और आर। बराबर। तो तुम्हें ऑप्शन या तो ऑप्शंस ढूंढने हैं बेटा, कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हियर वी हैव ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे ही फोकस करना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी क्या, जैसे कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि Al2O3। तो Al2O3 आप आगे जाकर पढ़ोगे कि वो NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है और वो HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो जो भी ऐसा ऑक्साइड है जहाँ पर दोनों के साथ वो रिएक्शन देता है, बराबर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर शायद आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो आते हैं तो सॉल्व तो करने पड़ेंगे। बराबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली आपके पास ये जो क्वेश्चन है उसमें 17 में सबसे पहले कौन सा है, Cr2O3। तो यहाँ पर एक काम करो, मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ कि कौन कौन से ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, बेसिक। अब देखो, यहाँ पर Cr2O3 जो आपको दिख रहा है बेटा, दूसरा है बेरिलियम, बेरिए, देखो बेरिलियम ऑक्साइड है। फिर Sn यानी टीन ऑक्साइड है यहाँ पर, बराबर, SnO2। तो यहाँ पर सारे के सारे आप देख रहे हो। तो ये देखो, क्रोमियम जो है वो कहाँ पर आता है, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, यानी ट्रांजिशन मेटल है। तो ऐसा ऑप्शन जो है जहाँ पर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या नहीं है, वो हमें ढूंढना है। सो दीज आर ऑल एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Cr2O3, BeO, SnO और SnO2। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये आगे जाकर जब आप टी ब्लॉक में और भी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बराबर। लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्साइड जो होते हैं, हमें इतना तो नॉलेज में होना ही चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड वो कैसे होते हैं, बेसिकली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। बराबर। दूसरा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, बराबर, वो रहते हैं क्या, एसिडिक इन नेचर। बराबर है। तो एसिडिक इन नेचर। बराबर। और बाकी जो बचे हमारे पास, जैसे ये ऑक्साइड है हमारे पास, आप देख सकते हो कि Cr2O3 है, यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड है, या तो टीन ऑक्साइड है, या तो SnO2 है। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड जो है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज इट इज ऑल द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप देखोगे तो आगे जाकर जिंक ऑक्साइड है, या तो Al2O3 है, ये सारे के सारे भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ही आने वाले हैं। बराबर है। तो ये कुछ ऑक्साइड है जो आपको फिलहाल थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बराबर है। क्योंकि धीरे 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 देखो, अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि सी में ऐसा क्या है कि जो हमें पता चलेगा कि भाई ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक इसमें नहीं है। बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि मैं आपको जनरली एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट ही बता दूँ। बराबर है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है उसके अंदर लिस्ट अगर मैं आपके सामने रख दूं, बराबर है, तो लिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, हाँ। अब यहाँ से कि तुम अगर आगे बढ़ोगे, बराबर, यहाँ से अगर तुम आगे बढ़ोगे तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर, बराबर है, चलो पहले लिस्ट लिस्ट लिखो साथ में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अंदर कौन कौन से रहते हैं, तो देखो यहाँ पर रहेगा Cr2O3,
यानी कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। फिर आगे आया बेरिलियम ऑक्साइड, अगर आपने देखा हो तो वो बेरिलियम ऑक्साइड भी है। और SnO जा रहा है, बराबर है, टीन ऑक्साइड जा रहा है। उसके बाद वहाँ पर SnO2 जो है वो भी है, जिंक ऑक्साइड है, या तो Al2O3 है, ये सारे के सारे है। PbO है, यानी कि लीड ऑक्साइड है, बराबर। PbO2 है, बराबर। इसमें दोनों फॉर्म आ जाते हैं, PbO1 PbO2। सो दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बराबर है। वेरेस नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे सामने, तो नाइट्रिक ऑक्साइड वो है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड, बराबर है, न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा। फिर आएगा यहाँ पर B2O3, बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है नेचर के अंदर, बराबर। NCRO जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये जो है CRO बेसिक ऑक्साइड है। इसलिए अब आप चेक कर लो, बराबर है, कि कहाँ पर हम लोग रुक रहे थे और कहाँ पर आपको समझना है। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो इट इज़ लाइक दैट कि भाई यहाँ पर ये पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, सारा का सारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का है। सोडियम सल्फेट, दूसरा क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर वेरेस बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल बिकॉज, बराबर। तो इसको सॉल्व करना है तो पहले तो ये समझो कि सॉल्युबल जो होता है उसके अंदर यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं कि भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, या तो वो इसका मतलब क्या रहता है, बराबर। इक्वेशन नंबर 18 है, तो आप इसको अच्छे से लिखना, बराबर। तो आप देखोगे कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले सॉलिबिलिटी अगर आपको डिसाइड करनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होनी चाहिए इट इज ग्रेटर देन, बराबर है, इट इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एंथैल्पी, लेटेस्ट एंथैल्पी से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर। ये अगर रिक्वायरमेंट, ये कंडीशन कोई भी फुलफिल कर लेता है, बराबर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सॉल्युबल कंपाउंड, बराबर है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि कोई भी आयन जो है उसके साथ वो कितना हाइड्रेट हो सकता है, पानी के मॉलिक्यूल कितने उसके आसपास अरेंज हो सकते हैं, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। लेटेस्ट एंथैल्पी अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ ही रहे हो तो वहाँ पर भी आप पढ़ोगे कि भाई क्या है ये, बराबर। तो देखो कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, बराबर, वो ज़्यादा है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है कि सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल कब होगा कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है बेटा, यहाँ पर लिखा है क्लियर कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन लेटेस्ट एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है या तो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इट इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है हमारे सामने है वो BaSO4 है, मैंने आपको ये हिंट दे दी, उसके हिसाब से आपको करना है, बराबर। फिर लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर, तो ये सीधी सी बात है कि लेटेस्ट एनर्जी अगर बेरियम सल्फेट की ज़्यादा है, बराबर है, तो इसका मतलब कि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कैसी होगी, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी पानी के अंदर पूरे का पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि लेटेस्ट एनर्जी मोर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। सो इन द केस ऑफ बी, यहाँ पर ये जो 18 वाला क्वेश्चन है इसमें बी में बेरियम सल्फेट जो है ना वो एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है लेसर है किससे, तो यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रेशन एनर्जी बेसिकली क्या हो जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ये लिखा है इसका मतलब कि हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बराबर है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी का काफ़ी सारी डिटेल्स अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, लेकिन ये बेसिक क्राइटेरिया समझ में आना चाहिए। द स्टेटमेंट दैट ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ पर मोर देन व्हाट करेक्ट आंसर चल रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सही है ना। चलो, तो ऐसा मत करो कि आप ये क्वेश्चंस भी साथ में नोट डाउन करते जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, इसमें से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ऑलरेडी पहले सेशन में है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करो और फिर सॉल्व करो। द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल का है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, उसके अंदर क्या ये स्टेटमेंट सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्या है, इट रिफ्लेक्ट द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्डर ऑफ सब एनर्जी लेवल, यानी S P D और F के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी अरेंज कर देते, तो सीधी सी बात है ना, पहले कौन सा ब्लॉक आ जाता है आपका, S ब्लॉक आ जाता है, बराबर है। फिर P ब्लॉक की बात आएगी, उसके बाद
सॉरी। तो एसपीडीएफ के अरेंज में ही यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और उसी सीक्वेंस में आगे जाते हैं, बराबर। एस प्लग वाला आप देख लोगे तो कौन कौन से आ जाएंगे, तो भाई आप लिखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बराबर। फिर आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। उसके बाद आप आगे जाकर देखोगे तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है। तो आप देखो ये थर्ड वाला एलिमेंट, ये फोर्थ वाला, ये एटॉमिक नंबर 5 वाला एलिमेंट। तो बोरॉन आया तो वहाँ पर पी में इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हुए, बराबर है। तो 1s2 1s 2s 2p 3s 3p 3d। तो इस तरह से आप देखोगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द स्टेबल बैलेंस स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट। तो क्या ये स्टेबल बैलेंस स्टेट के बारे में बताता है? पीरियोडिक टेबल में कभी ऐसा देखा कि भाई बैलेंस जो है यानी कि +1 +2 जो है उसके बारे में स्टेबल कौन सी है वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि बताएगा, बराबर। स्टेबल वाला जो ऑप्शन है वो तो रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका जा रहा है वो तो बिल्कुल इट डज नॉट हेल्प बेसिकली टू प्रेडिक्ट, बराबर है। तीसरा है इट रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो ये सही जा रहा है कि अगर आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो अगर आप सेम ग्रुप की पढ़ लोगे, जैसे कि लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड बना देता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, NaOH LaOH बेस बना लेता है, बेसिक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसके बारे में भी आइडिया देता है। सो दैट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर जो है उसके ट्रेंड के बारे में तो नॉलेज देता है। इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द रिलेटिव आयोनिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एलिमेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी देता है कि प्रेडिक्ट कर लो कि भाई इसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन ए, सी एंड डी जो है तीन ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं, बराबर। तो ये रहा। अब आएगा एक मज़ेदार क्वेश्चन जिसके अंदर आपको क्या करना है कि 20 वाला क्वेश्चन है। तो 20 वाला क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पर एक इक्वेशन है, बराबर है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है कि कॉपर जो है फिर 1H1 किया, सामने 6 न्यूट्रॉन अल्फा। अब अल्फा का मतलब क्या होता है? 2He4, बराबर है, 2He4। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है हमारे पास 1H1, बराबर है, प्रोटियम भी है। तो इस तरह से अगर मुझे एक्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो क्या है, द पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। एन आइसोटॉप ऑफ कॉपर ऑन बॉम्बार्डमेंट विथ अ प्रोटॉन अंडरगो अ न्यूक्लियर रिएक्शन, बराबर है। और गिविंग द एलिमेंट एक्स एज शोन बिलो, टू विच ग्रुप एलिमेंट एक्स बिलोंग्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि एलिमेंट कहाँ पर बिलोंग कर रहा है वो हमें ध्यान से करना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो कॉपर है, बराबर है, उसमें से यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले तो ये 29 है ना, उसको पकड़ो। 29 में से मान लो कि 2 अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है तो वो हमें माइनस कर देना पड़ेगा। एक प्रोटॉन जा रहा है तो टोटल 3 जो है ना मेरा वो जा रहा है। तो 29 माइनस अगर आप लोग 3 कर रहे हो तो ये कितना मिलेगा? 26। और 26 जिसका एटॉमिक नंबर हो, बराबर है, वो कौन आता है? Fe। यानी कि आयन जो है वो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर 26 पे आ रहा है, बराबर। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट कि भाई एक्स क्या है। अब एक्स हमें पता चल गया कि Fe है, Fe का नंबर है 26, बराबर है। तो Fe का जो एटॉमिक नंबर है Z वो है 26। इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं हम लोग आर्गन, बराबर है। फिर क्या लिखोगे? 3d6 और 4s2, 3d6 एंड 4s2। अब ये भी पता चल रहा है हमें कि 4s2 पहले पड़ता है, डी बाद में। तो ये डी ब्लॉक का तो एलिमेंट है, बराबर, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि NS में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल कर दें, बराबर, तो 8 आएगा। तो आएगा ग्रुप नंबर 8, बराबर है। ये बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है कहाँ पर? ग्रुप नंबर 8 में। बस तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रुप नंबर 8। चलो ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी था, ये 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। फिर आगे हम लोग जो कर रहे बेटा वो भी न्यूमेरिकल बेस है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि हाँ सर ने तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं थे। तो वो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस होते हैं। जेडबल का पैटर्न भी चेंज हो चुका है जहाँ पर न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। डॉट्स होते हैं उसमें सर्कल बना दो, गोले बना दो, बराबर। Among the following, the number of elements showing only one non-zero oxidation state is। कौन से ऐसे जिसमें नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही है और कोई नहीं।
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में वाटर रहता है या तो H2O2 रहता है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर -2 है, यहाँ -1, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्लोरीन के अंदर भी -1 है, लेकिन अगर आप क्लोरीन के ऑक्साइड्स देखोगे तो उसमें भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भी नहीं आएगा। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है सिर्फ, और कोई नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बराबर है। तो उसमें सिर्फ एक ही रहता है -1, उसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं होती। फ्लोरीन ऑलवेज हैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन की बात करेंगे, ओहो नाइट्रोजन में तो दुनिया भर की वैरायटी है बॉस। उसमें आप देख लो कि भाई NH4NO3 ले लो, तो इसमें NH4 प्लस में नाइट्रोजन का अलग ऑक्सीजन स्टेट आता है, और ये वाला नाइट्रोजन में भी अलग आता है, बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप गिनना स्टार्ट करो तो ये 3, यहाँ पर x ऐसिंग करो 4 × 1, तो देखो NH4 प्लस का अगर आप गिन रहे हो तो नाइट्रोजन को x ऐसिंग करो, 4 × 1 जा रहा है और सामने +1 है, तो ये +4 सामने क्या था -4, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर -3। और NO3 माइनस अगर आप देखोगे तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन को x 3 × -2 इजिकल टू -1, तो -6 सामने गया +6, तो x इजिकल टू आएगा +5। इस तरह से नाइट्रोजन में भी है, फॉस्फोरस में भी दुनिया भर के, फॉस्फोरस में भी P4O10 है या तो P4O6 है, बराबर। तो ये कंपाउंड से ही पता चल जाता है। टीन में भी है, टीन में भी SnO2 हो जाएगा, बराबर है, SnO हो जाएगा, अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही था, बराबर। तो ये सारे में नाइट्रोजन नहीं आएगा, फॉस्फोरस नहीं आएगा, टीन भी नहीं आएगा। तो अब थैलियम, तो थैलियम में भी काफ़ी सारे हैं, बराबर, +3 +1 ये भी रहता है। सोडियम में सिर्फ +1 है, सोडियम में सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। टाइटेनियम में भी पॉसिबिलिटी होती है कि इसकी तो Ti+2 बनाता है या तो Ti+4 बना लेगा वो, बराबर, स्टेबिलिटी के मामले में। तो ओनली 2, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये सब, और आपको मज़ा आएगा अगर आप कंटिन्यूटी के अंदर आप देख रहे हो, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप अगर आप देखोगे कि अरेंज द फॉलोइंग इन, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है 22 उसके अंदर सबसे पहले क्या पूछा बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो दिखेंगे। यहाँ पर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो 23 का ये फर्स्ट वाला है। तो आप देखोगे तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये क्लियर सी बात है कि यहाँ पर अगर N3 माइनस लिखे, बराबर, या तो O2 माइनस लिखे, या तो F-1 लिखे, या तो Na+1 और Mg+2, ये सब में बेटा इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 10 ही है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर है कि 10 है, लेकिन प्रोटॉन अलग अलग है। प्रोटॉन मान लो कि इसमें 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 हैं, बराबर है, 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ पे 12 है। तो जैसे जैसे Z/E का रेशियो जो है उसमें चेंज आएगा, वैसे वैसे इसमें भी चेंज आएगा। यहाँ 12 प्रोटॉन है, बराबर है, और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी साइज़ जो है छोटी होगी, बराबर है, फिर इसकी साइज़ छोटी होगी, ये बड़ा होता जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो कि नेगेटिव में चार्ज बढ़ता है, बराबर है, तो वो साइज़ बड़ी हो जाती है, और पॉजिटिव में अगर चार्ज बढ़ता है तो वो छोटी हो जाती है। आप खुद देखो, यहाँ -1 है, ये -2 है, -3 है। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा, बराबर, वैसे वैसे साइज जो है एक्सपांड होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना है, और यहाँ पर +1 और +2, तो पॉजिटिव में +2 जो है वो छोटा होगा। अब इसके बाद एल्यूमिनियम +3 होता तो वो भी छोटा ही जाता। तो पॉजिटिव आयन में यानी कैटायन के अंदर जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाती है, इन शॉर्ट चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साइज डिक्रीज होती जाएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें पहले तो ये देखो कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, बराबर है। तो एक चीज़ को पकड़ो कि आपके पास देखो, ये जो K2O है या तो CH2O है, ये ग्रुप नंबर 1 के हैं। ग्रुप नंबर 2 में कौन सा है, 2 में हमारे पास एक मैग्नीशियम वाला और एक स्ट्रॉन्शियम वाला SRO, बराबर, ये 2 हैं। तो इसी तरह से अगर तुम आगे देखो तो फिर आएगा यहाँ पर अब कौन सा बचा, निकल ऑक्साइड, बराबर। तो निकल ऑक्साइड आएगा, वो D ब्लॉक का एलिमेंट है, ये दोनों क्या है, S ब्लॉक में आ रहा है, बराबर। तो बेसिकली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हम सबको मालूम है। तो पता तो चल गया कि ग्रुप नंबर 1 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाला है। इतनी तो क्लियर बात है कि ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा बेसिक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, बराबर, तो टॉप टू बॉटम ना ग्रुप जो है ना, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड का इंक्रीज होता है व्हेन वी डाउन द ग्रुप।
बराबर है। जैसे तुम टॉप टू बॉटम आओगे, यहाँ पर आप देखो कि टॉप टू बॉटम जब आ रहे हो तो बड़ा टॉप टू बॉटम में क्या होगा कि बेसिक कैरेक्टर बेटा बढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीजियम ऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ, तो CH2O लेस देन लिख लो K2O। उसके बाद यहाँ पर वापस हमें वही लॉजिक यूज़ करना है कि स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बेसिक है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो है उससे कम बेसिक जा रहा है। और उसके बाद आ जाएगा निकल ऑक्साइड, सिंपल, बराबर। सो ग्रुप नंबर इंक्रीज जैसे जैसे होता है बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो निकल वाला जो है उसमें ग्रुप नंबर जो है इंक्रीज हो चुका है, बराबर। निकल यानी तुम्हारा 28 का मतलब क्या हो जाएगा, आर्गन 3D8 और 4s2। तो इसके हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इसका ग्रुप जो है वो 3 to 12 के बीच में आ जाएगा। 8+2 यानी 10 ग्रुप है इसका। वैलेंस शेल के ये जो इलेक्ट्रॉन है NS में कितने हैं वो, और N-1 में। तो ये जो है बेटा इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना होता है, बराबर। चलो ठीक है। फिर तीसरा है ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेडियाई, बराबर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा था। अब रेडियस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर Mg+2 है, K+, Al+3, Li+। तो बहुत ही सिंपल है ना, ये रेडियस तो तुम्हें आना ही चाहिए। जहाँ पर अभी डिस्कस किया कि चार्ज बड़ा Al+3 सबसे छोटा है, फिर Mg+2 आएगा। अब तुम्हारा कन्फ्यूजन अगर यहाँ पर है कि लिथियम और पोटेशियम, तो तुम देखो टॉप टू बॉटम क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, बराबर है। तो ये एक्सपांड होता है ना बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन छोटा हुआ कौन बड़ा हुआ, तो तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए कि इसके अंदर देखो लिथियम जो है ना, लिथियम प्लस वो छोटा है, बराबर है, और K+ बड़ा है, क्योंकि यहाँ टॉप टू बॉटम जो है आयोनिक साइज इंक्रीज होती है, आयोनिक साइज इंक्रीजेस, बराबर है। तो इस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पहले पूछा करते थे, बराबर है। JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, तो करना ही चाहिए बेटा, करना ही चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ ऐसा नहीं कि नहीं करोगे। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन एटम, वेयर इन रिवर्स इज ट्रू फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी ये बात किसकी कर रहे हैं तुम्हारे लिए, कार्बन और, चलो अब यहाँ पर थोड़ा मैदान खाली कर दे, वापस ऊपर देखेंगे। हम लोग यहाँ पर कार्बन की बात कर रहे हैं, बराबर, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर बोरॉन ही होगा, बराबर। कार्बन और एक बोरॉन है। तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तुम्हें जो करना है उसके अंदर क्या करना है कि कार्बन और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिख लो, बराबर है। तो यहाँ पर मैं कार्बन और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर लिख लेता हूँ, बराबर, सबसे पहले तो ईजी रहेगा मेरे लिए। बोरॉन है, यहाँ कार्बन है, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 5 6, 1s2 2s2 और 2p1 है। यहाँ पर है 1s2 2s2 और 2p2। तो अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज जो होती है बेटा वो इंक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए ना, बराबर। तो लेफ्ट राइट जब हम लोग जाते हैं एटॉमिक साइज वैसे तो इंक्रीज पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर। ऐसा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो जाती है, बराबर। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से हमें पता चलती है, तो पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। अब मुझे ये बताओ कि बोरॉन से जब तुम कार्बन जाओगे तो यहाँ पर होगा क्या कि बोरॉन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे 2, मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर है। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन 3 है। यहाँ पर कार्बन जो है उसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, बराबर है। फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, बराबर। 1 2 3 और ये 4, बिल्कुल सही है। चलो तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जब हमें एनर्जी देनी है, बराबर है, तो कौन सा देखो 2p में से निकालना है, 2p3 तो है नहीं कोई, बराबर। इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है और बोरॉन में प्रोटॉन कैसे हैं बेटा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन के हिसाब से बनेगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन कैसा है, कम है। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना, IE1 ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ बोरॉन, बराबर। क्यों, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ कि IE1 ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन IE1 ऑफ बोरॉन, सिंपल सी बात है। कार्बन के अंदर क्या होता है कि लेफ्ट राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल के अंदर ऐड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, बराबर है, इसका एट्रैक्शन भी बढ़ेगा। यहाँ पर एट्रैक्शन कम है तो यहाँ पर प्रोटॉन कम है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 5 है, यहाँ पर 6 है।
ये बोरॉन की बात है, यहाँ पर कार्बन की बात है। तो बोरॉन और कार्बन में बहुत ही सिंपल सी बात हो जाएगी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो हो गया। अब देखो सीन कैसे कुछ ऐसा बनेगा कि जब बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बी प्लस जो है वो बनेगा 1s2 एंड 2s2, और सी प्लस जो तुम्हारा बनेगा वो है 1s2 2s2 और 2p1 बनेगा बेटा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 2s में से निकालना है, और यहाँ से निकालना है वो 2p में से निकालना है। तो अब कॉन्सेप्ट किसका आएगा, पेनेट्रेशन इफेक्ट, बराबर है। यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब तुम जाते हो तो पेनेट्रेशन इफेक्ट जो है, पेनेट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन कितने क्लोज है। तो हमेशा पेनेट्रेशन इफेक्ट में एस का सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि एस विल बी मोर पेनेट्रेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस रादर देन पी ऑर्बिट में, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इन केस ऑफ बोरॉन, बराबर है, तो वो जो है वो किस तरह से आएगी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सी प्लस में लगेगी, सी प्लस के अंदर जो लगेगी विल बी लेस, क्योंकि वो पी में से निकालना है। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कार्बन की वो कम रहेगी और इसकी ज़्यादा, बराबर है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी IE2 फॉर कार्बन इज लेस देन IE2 ऑफ बोरॉन, बिकॉज बोरॉन के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जो ये हमें यहाँ से निकालना है, बराबर है। तो 2s में से निकालना था इसलिए, बराबर, ना तो कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती। नीचे आपको JEE मेन और AIEEE के कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो उसमें से हमें सॉर्ट आउट करने पहले नीट वाला भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो देख लेना है कि पहले कौन कौन से वीडियो में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, देन वी मूव ऑन दैट। सो JEE एडवांस के बेटा सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर के ख़त्म हो जाते हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, बराबर है। तो अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिए एंड एन्जॉय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।